हेलो बच्चों, दिस इज मृणाल योर इंग्लिश ट्यूटर। वेलकम्स यू ऑन माय यूट्यूब चैनल श्योर 90। बच्चों, आज आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब इंग्लिश के पेपर की बात आती है तो सबसे ज्यादा डराने वाला पोर्शन कौन सा होता है? क्या वो अनसीन पैसेज का होता है? आई थिंक नहीं। फिर क्या वो राइटिंग स्किल का होता है? मेरे ख्याल से वो भी नहीं। तो फिर क्या वो क्वेश्चन आंसर का होता है? वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बचता क्या है? बचता है एक छोटा सा पोर्शन जो कि 10 मार्क्स का आता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्रामर की। और बच्चे अक्सर कहते हैं कि बाकी हमारी तो पूरी तैयारी है, लेकिन ग्रामर में हम क्या करें, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। एक कहावत है ना कि हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। तो हमारे इंग्लिश का जो हाथी है उसकी जो पूंछ है वो है ये ग्रामर। लेकिन चिंता की बात नहीं है, मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो यहां पर लेकर आया हूं कि इस वीडियो को यदि आप अच्छी तरह से देख लेते हैं और यदि आपने साल भर भी ग्रामर नहीं पढ़ी है, उसके बाद भी आप पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करके आएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि ग्रामेटिकल पोर्शन जो है वो 10 मार्क्स का आता है, जिसमें 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जिनमें मॉडल वर्ब्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं, एंड 5 मार्क्स के होते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो जो 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो तो थोड़े इजी आप लोगों को पड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें साथ में ऑप्शंस भी दिए रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ उलझाने वाले फिल इन द ब्लैंक्स हैं या फिर कुछ ना समझ में आने वाले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल यहां आप लोगों के लिए लिख कर रखे हैं। जैसे कि एग्जांपल है, हमें चुनना जब होता है ऑफ में से, फ्रॉम में से और विद में से। तो देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स, आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक डेथ। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि जहां भी हम कभी किसी फिल इन द ब्लैंक्स में अफ्रेड लिखा हुआ देखें, क्या लिखा हुआ देखें, अफ्रेड लिखा हुआ देखें, तो हमें हमेशा वहां पर ऑफ चूज करना है। ऑफ, अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ। दूसरा, यदि आप कहीं डाइड लिखा देखें, ही इज डाइड ब्लैंक कैंसर, जहां डाइड लिखा देखेंगे वहां भी हमेशा ऑफ ही चूज करना है। लेकिन अगर सफरिंग, देखिए सेंटेंस, ही डाइड कैंसर, ही सफरिंग कैंसर, अगर डाइड है तो ऑफ को चूज करना है, अगर सफरिंग है तो फ्रॉम को चूज करना है। आप लोगों को वो छुट्टी की एप्लीकेशन तो याद होगी ना, जो अपने क्लास टीचर को आप लिखा करते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सफरिंग फ्रॉम। तो इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप रखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही करके आएंगे। अब देखिए इसी तरह का कुछ कंफ्यूजन हमें सम और एनी में भी होता है। तो उसको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, जैसे आपके सामने एक सेंटेंस आया, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। यदि किसी सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है और आपको सम और एनी में से चुनना है तो आप हमेशा एनी चुनेंगे। यदि नॉट लगा हुआ है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमेशा ही एनी आएगा, कभी भी सम नहीं आ सकता है। इसी प्रकार यदि वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इज देयर ब्लैंक वाटर इन द पूल, उसमें भी हमेशा ही एनी आएगा, सम नहीं आएगा। लेकिन यदि वो सेंटेंस नेगेटिव भी नहीं है, इंटेरोगेटिव भी नहीं है, वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में सम ही आएगा। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है कि वो सेंटेंस वुड से ना शुरू होता हो। जैसा कि मैंने कहा कि यदि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमेशा एनी आएगा, लेकिन यदि कोई सेंटेंस वुड से शुरू हो रहा होगा तो उसमें हमें सम का यूज करना है, वहां पर हमें एनी नहीं लगाना है। बच्चों कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कैन और कुड में कि कहां पर कैन लगाना है और कहां कुड। तो यहां देखिए, यदि आपको किसी सेंटेंस में आगे कोई पास्ट टेंस का सेंटेंस जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ आई रन, आई ब्लैंक रन फास्ट, वहां हमेशा आपको कैन लगाना है। लेकिन जैसे ही आगे कोई पास्ट टेंस का सेंटेंस जुड़ा हुआ दिखाई दे जाए, जैसे कि आई ब्लैंक रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, हमें जैसे ही पता चलेगा कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, आगे उसमें जुड़ा हुआ है, हमें लगाना है कुड। शी लिफ्ट 100 kg वेट, हमें कैन लगाना है। लेकिन शी ब्लैंक लिफ्ट 100 kg वेट इन हर यंग एज, जैसे ही पास्ट टेंस का पता चला हम लगाएंगे कुड। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यदि किसी सेंटेंस में
पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस नहीं जुड़ा हुआ है तो वहां पर हमें कैन लगाना है, और यदि उस सेंटेंस में पास्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो वहां पर हमें, देखिए कंफ्यूजन इनमें भी हो सकता है, कैन में और में। तो आपको याद क्या रखना है, यदि किसी सेंटेंस में एबिलिटी बताने की बात हो रही है तो हमें कैन का यूज करना है, और यदि परमिशन या फिर किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद दिया जा रहा है तो आपको मे का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू इट, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, शी डांस होल नाइट, सारी रात नाच सकती है, क्योंकि कैन और मे दोनों का मतलब ही सकना होता है। लेकिन देन बहुत ही फेमिलियर सेंटेंस है ये, आई कम इन सर, आप सभी को पता है कि इसमें मे हम लगाते हैं। इसी प्रकार से यू गो नाउ, परमिशन है, तुम जा सकते हो, यू मे गो नाउ। यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद है यहां पर, मे यू लिव लॉन्ग। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। देखिए इसी प्रकार बिटवीन और अमंग दोनों का ही मतलब बीच में होता है, इनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, जब दो चीजों के बीच की बात होती है तो हमें बिटवीन का यूज करना है, दो से ज्यादा हो जाते हैं तो हमें अमंग का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन इज सिटिंग ब्लैंक राम एंड श्याम, मोहन इज सिटिंग ब्लैंक द पीपल। अब यहां पर दो लोगों की बात हो रही है, राम और श्याम की। मोहन राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ है, दो लोगों की बात है तो हम बिटवीन लगाएंगे। नीचे वाले सेंटेंस में मोहन इज सिटिंग द पीपल, लोगों के बीच बैठा हुआ है तो हम यहां पर अमंग लगाएंगे। वो सेंटेंस तो आपको याद ही होगा, चैप्टर नंबर 5, कुर्ग। कुर्ग इज सिचुएटेड मैंगलोर एंड बेंगलोर, वहां पर जाकर देखिए बिटवीन लिखा हुआ आपको नजर आएगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ए और एन को लेकर भी। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यदि कोई स्पेलिंग किसी वॉवेल से शुरू हो रही है तो उसके आगे हमें एन लगाना है, और यदि वो किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है तो उसके आगे हमें अ लगाना है। लेकिन बच्चों जिन्होंने ठीक से ग्रामर पढ़ी है, आर्टिकल पढ़े हैं, उन्हें पता है कि ऐसा नहीं होता है। हम स्पेलिंग का लेटर चेक नहीं करते हैं, बल्कि हम उसका साउंड चेक करते हैं। यदि वो साउंड वॉवेल है तो ही हमें एन लगाना है, यदि वो साउंड वॉवेल नहीं है तो हमें अ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लिखा हुआ है एक सेंटेंस, ही इज ब्लैंक एम ए। अब इस एम ए को देखकर बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो एम से शुरू हो रहा है, और एक एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहां पर अ लगा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर हम अ नहीं बल्कि यहां पर हम एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एम ए शुरू भले ही किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है वो एक वॉवेल साउंड आ रहा है। देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, तो आप उसे हिंदी में लिखकर देखिए। हम इसे हिंदी में लिखते हैं एम ए, और उसका पहला अक्षर चेक करिए। और ज्यादा सहूलियत के लिए आप हिंदी के इन स्वरों को याद रख सकते हैं, आ से औ तक। आप किसी भी स्पेलिंग को हिंदी में लिखकर देखिए, उसका पहला अक्षर चेक करिए। अगर वो पहला अक्षर इनमें से कोई एक है, फॉर एग्जाम्पल ये ए, तो आपको हमेशा एन लगाना है। अगर उनमें से कोई हिंदी के स्वरों में से आप हिंदी में स्पेलिंग लिखते हैं और हिंदी के स्वरों में से आपका मैच होता है, इसका मतलब है उसका साउंड भी वॉवेल ही होगा। नेक्स्ट, मिस्टर शर्मा इज MLA, MLA, यहां भी साउंड जो है वो वॉवेल ही है। हमने फिर इसे हिंदी में लिखकर देखा, हमने अपनी चेकलिस्ट में चेक करा, हमारे हिंदी के स्वरों से मैच हो रहा है, इसका मतलब इसका साउंड वॉवेल है, इसलिए हम यहां एन लगाएंगे। मोहन इज LLB, यहां भी आप लिखकर यदि देखेंगे तो जो साउंड है वो वॉवेल साउंड आ रहा है, तो यहां भी हम एन लगाएंगे। LPG सिलेंडर इज मेड आयरन, LPG ये कॉन्सोनेंट से शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन इसका भी साउंड है वॉवेल। एक चीज और आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जहां भी अफ्रेड होगा वहां पर ऑफ होगा, जहां भी डाइड होगा वहां पर ऑफ होगा, जहां मेड होगा वहां पर भी आपको ऑफ ही चूज करना है, यदि कोई ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स आता है। देन नेक्स्ट देखिए, जॉन इज यूरोपियन। अब यहां पर फिर कंफ्यूजन हो सकता है कि अरे ये तो ई से शुरू हो रहा है और ई तो एक वॉवेल होता है, तो यहां पर एन लगा दिया जाए, लेकिन नहीं, जब हम इसको लिखकर देखेंगे हिंदी में तो ये होगा यूरोपियन। अब यहां पर देखिए पहला अक्षर क्या है, पहला अक्षर है या,
ऊ तो बाद में आ रहा है, यूरोपियन, तो या पहले आ रहा है और या कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं होता है, इसलिए हम यहां पर अ लगाएंगे न कि एन। नेक्स्ट, JNU इज अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के केस में भी वही होगा, अगर हम इसे हिंदी में लिखकर देखेंगे तो ये स्पेलिंग शुरू होगी यूनिवर्सिटी या से, इसलिए यहां भी हम अ लगाएंगे। तो चलिए बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड की। हमें पता है कि ये 5 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 5 सेंटेंसेस होंगे और उनमें से एक पक्का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि एक सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है, शी इज कुकिंग फूड, और मैं कहूं कि इसका नेगेटिव बनाना है या फिर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि नेगेटिव बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, और यदि बनाना है इंटेरोगेटिव तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर चले जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। याद रखिएगा बच्चों, यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं और आपने सेंटेंस सही भी बनाया है और यदि आपने आखिरी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आपको उसका कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसी तरह से अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में यदि आपने आखिरी में फुल स्टॉप नहीं लगाया है तो उसका भी कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए ग्रामेटिकल पोर्शन में इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि ये सेंटेंस, क्या इस तरह के सेंटेंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे? बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। आपसे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होंगे, वही सेंटेंस हम यहां पर करने वाले हैं। देखिए एग्जाम में वो जो आपसे पूछेगा वो सेंटेंस कुछ इस प्रकार के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही कुक्स फूड। अब देखिए, पहले जब हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाया था तो हमने क्या किया था, सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया था तो नेगेटिव बन गया था, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेकर चले गए थे तो इंटेरोगेटिव बन गया था। लेकिन यहां पर आप देखेंगे सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछने वाले हैं। तो इस तरह के सेंटेंस का यदि आपको नेगेटिव बनाना है या फिर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही बनाने होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें पड़ती है। तो वो हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा कौन? वो हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगी वर्ब। हम वर्ब को चेक करेंगे कि वर्ब किस फॉर्म में है। हमने देखा कि यहां पर हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। देन हम चेक करेंगे क्या वर्ब के अंदर कोई एस या ईएस जुड़ा हुआ है। हाँ, यहां पर वर्ब के अंदर एक एस जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुक की स्पेलिंग तो COO के कुक होती है, उसमें कोई एस नहीं होता है, यहां पर एस जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब वर्ब की स्पेलिंग में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और उसमें कोई एस या ईएस जुड़ा हुआ है तो हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डस। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और उसमें एस ईएस जुड़ा हुआ है तो हम डस लेंगे, देन नॉट लगाएंगे, वर्ब लिखी, फुल स्टॉप। इसी तरह यदि इसको हमको इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हम इसी डस को आगे लेकर आ जाएंगे और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। याद रखने वाली बात यह है कि जब हम डज लगाते हैं, देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा था ही कुक्स फूड, कुक की स्पेलिंग में एक एस लगा हुआ था, लेकिन जब हमने नीचे डज लिखा, डज लिखने के बाद एस या ईएस वर्ब में से हटा देते हैं। ठीक इसी तरह से यदि ये सेंटेंस इस तरह से लिखा होता और हमें कहा जाता कि इसका हमें इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाना है, तो हम वापस, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वापस हम वर्ब को चेक करेंगे। वर्ब किस फॉर्म में है? वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। क्या उसमें एसईएस लगा हुआ है? नहीं, अब एसईएस नहीं लगा हुआ। ऐसी स्थिति में हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डू। जब एसईएस लगा हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है डज, एसईएस नहीं लगा हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है डू। नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाएंगे, फुल स्टॉप, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम लगाएंगे डू को आगे, देन सब्जेक्ट, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी तरह से एक सेंटेंस और आपके सामने आ सकता है। अभी तक तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही थी, लेकिन फॉर एग्जांपल यदि आपके सामने आ जाए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां भी सेम कंडीशन है, और कंडीशन यह है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमें बनाना है इसका नेगेटिव। देन हम फिर से वर्ब चेक करेंगे। याद रखिए, जब जब हमें किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती है हम चेक करेंगे वर्ब को।
वर्ब को हमने चेक किया, वर्ब किस फॉर्म में, वर्ब है सेकंड फॉर्म में। जब भी वर्ब सेकंड फॉर्म में होगी और हमें ऐसे सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होगा तो हम यूज करेंगे डिड का। और जब हम डिड का यूज करेंगे तो वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म में है उसको हम लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में। इसी तरह से इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम डिड को आगे लेके जाएंगे, वर्ब वही अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सेकंड फॉर्म में होगी, लेकिन नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में ही वर्ब होगी फर्स्ट फॉर्म में। और फिर से याद दिलाऊंगा, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना और फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सेंटेंस सही करने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलने वाला है। इसी तरह देखिए कुछ और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। देखिए यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है दे डिड देयर वर्क, और डायरेक्शन है कि इसको नेगेटिव बनाना है ना। तो बच्चे जैसे ही देखेंगे कि डिड लगा हुआ है तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, वो लिखेंगे दे डिड नॉट देयर वर्क। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां पर ये जो डिड है ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डिड के साथ डू के साथ समस्या यही है कि जैसे ही हम डिड या डू देखते हैं हमें सबसे पहला विचार ये आता है कि वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ, ये असल में मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो यहां आपको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी टिप मैं आपको बताता हूं, इस तरह का सेंटेंस आप जब भी देखेंगे आपको सिंपल क्या करना है, यदि किसी सेंटेंस में आपको नजर आता है डिड, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि उसको नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट वैसा का वैसा लिखा, डिड वैसा का वैसा लिखा। नेगेटिव बनाना है तो हमने एक नॉट लगाया और इस डिड की फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक डू लिख दिया। इसी प्रकार यदि इसको इंटेरोगेटिव बनाना है इस तरह के सेंटेंस को, तो हम डिड को आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और डिड को आगे लेके आने के बाद सब्जेक्ट के बाद हम एक डू लिख देंगे। आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी प्रकार से अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से लिखा होता, डिड की जगह होता डू, तब हम क्या करते, ऐसे मामले में हम करते सब्जेक्ट लिखते, डू लिखते, नॉट लिखते और एक और डू लिखते। डिड था, डिड के बाद नॉट लगाया था और डू लिखा था। डू है तो डू के बाद भी नॉट लगा देंगे और फिर से डू लिख देंगे, फुल स्टॉप। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू को आगे लेके जाएंगे, दे लिखेंगे, फिर से एक और डू लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। और यदि ये सेंटेंस इस तरह से लिखा होता, he does his work, तो हमने पहले क्या किया था, जब हमें डिड दिखाई दिया था तो हमने डिड के बाद नॉट लगाया था, फिर एक डू लिखा था। जब हमें डू दिखाई दिया था तो हमने डू के बाद नॉट लगाया था और फिर एक डू लिखा था। और अब हमें नजर आ रहा है डज, तो हम डज के बाद नॉट लगाएंगे और फिर एक डू लिख देंगे। इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो डज को आगे लेके जाएंगे, फिर एक डू लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें डिड दिखाई देता है, हमको नेगेटिव बनाने को बोला जाता है, तो हम डिड के बाद नॉट लगा के डू लिखेंगे। ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें डू नजर आता है और हमको नेगेटिव बनाने को बोला जाता है, तो हम डू के बाद नॉट लगा के एक और डू लिखेंगे। ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें डज नजर आता है और नेगेटिव बनाने को बोला जाता है, तो हम डज नॉट के बाद एक और डू लिखेंगे। यानी कि सभी में एक एक डू जोड़ते चलना है। तो चलिए चलते हैं अब कंजंक्शंस की तरफ। एक कंजंक्शन जो हमेशा ही पूछा जाता है वो है अनलेस इफ नॉट। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है बच्चों की, जो अनलेस है इसके अंदर
इफ और नॉट दोनों ही लगे हुए हैं, यानी कि इफ नॉट का मतलब है यदि नहीं, दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड है। आप सेंटेंस आपको दिया जाएगा अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू विल मिस द ट्रेन, और आपसे कहा जाएगा कि इस अनलेस को हटा दो और इसको रिप्लेस कर दो इफ और नॉट के साथ। तो हम सबसे पहले इफ से शुरू करेंगे। हमने इफ लिखा और फिर हमने लिखा यू, देन हमको लगाना है नॉट। लेकिन हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के केस में देखा था कि बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन यहां तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं यू और टेक के बीच में। फिर वही बात, हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा कौन? हेल्पिंग वर्ब बताएगा हमें हमारी मेन वर्ब। हम हमारी मेन वर्ब का फॉर्म चेक करेंगे, किस फॉर्म में है? हमारी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है। देन हम चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर कोई एस या ईएस लगा हुआ है। नहीं, इसके अंदर कोई एस या ईएस नहीं लगा हुआ। ऐसे केस में हम डू लेते हैं। डू लिखने के बाद हमने नॉट लिखा, देन टेक लिखा, अ टैक्सी। बाकी सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, पूरा का पूरा वैसा का वैसा यू विल मिस द ट्रेन। ओके, देन ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर लिखा होता अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। यू की जगह यहां पर ही भी हो सकता था। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना था? वापस से हम जाते हैं, इफ नॉट लगाना है, हम अनलेस किए गए, हमने इफ लिखा, इफ लिखने के बाद ही लिखा, देन हमें नॉट लगाना है। तो वही प्रॉब्लम है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगाया जा सकता। यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। हम चेक करेंगे वर्ब की स्पेलिंग को, वर्ब किस फॉर्म में है? वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। देन स्पेलिंग चेक करेंगे क्या उसमें एस लगा हुआ है? लगा हुआ है। जब एस नहीं लगा था तो हमने डू लगाया था, जब एस लगा होता है तो हम डज लगाते हैं। देन नॉट लिखा, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहां पर टेक्स लिखा हुआ है, यानी कि टेक की स्पेलिंग में एक एस जुड़ा हुआ है। हम उस एस को रिमूव कर देंगे। जब डू लगाया था तब तो ये प्रॉब्लम थी ही नहीं यहां पर, लेकिन डज लगाया है। डज लगाने के बाद टेक में जो एस लगा हुआ है उसको हम यहां पर रिमूव कर देंगे। इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा वैसा का वैसा है। ओके, अब देखिए इस सेंटेंस को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सेंटेंस लिखा होगा आपके सामने, इफ यू सेंटेंस लिखा होगा अनलेस यू टेक अ टैक्सी यू विल मिस द ट्रेन। और वो आपसे कहेगा कि अब अनलेस की जगह इफ नॉट नहीं लगाना है, बल्कि केवल इफ लगाना है, नॉट नहीं लगाना है। तो अब आप ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में आप लिखेंगे इफ यू टेक अ टैक्सी। अब देखिए यहां पर ऊपर वाला सेंटेंस क्या कह रहा था? अनलेस यू टेक अ टैक्सी, यदि तुम एक टैक्सी नहीं लेते हो, यू विल मिस द ट्रेन। नीचे वाले सेंटेंस में अब नॉट वाला कॉलम ही खत्म हो गया है, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए फिर? इफ यू टेक अ टैक्सी, तुम टैक्सी लेते हो। तुम टैक्सी नहीं लेते हो तो तुम ट्रेन मिस कर दोगे, लेकिन अगर तुम टैक्सी लेते हो तो क्या करोगे? यू विल कैच द ट्रेन। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि आपको जो मिस है उसको कैच करना पड़ेगा। इसी तरह देखिए एक और कंजक्शन जो बहुत बार पूछा जाता है वो है टू एंड टू। आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे रहेंगे, सेंटेंस ए, सेंटेंस बी, या सेंटेंस फर्स्ट, सेंटेंस सेकंड। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। और आपको ये कहा जाएगा कि टू और टू कंजक्शन का यूज करो और इन सेंटेंस को कंबाइन कर दो, यानी कि इनको एक सेंटेंस बना दो। तो हम क्या करेंगे? ही ऊपर वाले सेंटेंस से, इज, वेरी की जगह हम क्या लिखेंगे? टू, फिर हम लिखेंगे वीक, देन हम ये पूरा का पूरा पोर्शन हटा देंगे और अगला टू लिखेंगे, देन लिखेंगे वॉक।
तो सिंपल ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक। इसी तरह यहां पर एक और सेंटेंस लिखा हुआ, शी इज वेरी यंग शी कैन नॉट ड्राइव। हम क्या करेंगे, शी लिखेंगे, इज लिखेंगे, वेरी की जगह हम उठाएंगे टू, देन ये पूरा पोर्शन हम रिमूव कर देंगे और सॉरी शी टू के बाद हम यंग भी लिखेंगे, यंग, देन ये पोर्शन रिमूव करने के बाद सेकंड टू उठाएंगे यहां से, ऐसे ही सेंटेंस इस प्रकार से भी लिखे जा सकते हैं, यानी कि दो पार्ट्स में नहीं लिखे होंगे, एक ही सेंटेंस लिखा होगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, और वो कहेगा कि सो और दैट को हटाओ, टू और टू को लगाओ, रिप्लेस कर दो टू और टू को सो दैट को टू और टू से, तो हम वही सेम ही इज टू वीक, सो की जगह हमने क्या लिखा, टू लिखा, टू वीक, ये वाला पूरा पोर्शन हमने हटा दिया, टू सेकेंड टू लिखा, वॉक। सेम थिंग यहां पर, शी इज, सो की जगह हमने लिखा टू, यंग, ये वाला पूरा पोर्शन हमने यहां से रिमूव कर देंगे, सेकेंड टू लिखेंगे, ड्राइव। सेंटेंस इस तरह से कंबाइन करने के लिए भी आ सकता है कि दो सेंटेंस दिए होंगे, शी इज वेरी वीक शी कैन नॉट वॉक, और आपको कहा जाएगा कि सो और दैट का यूज करो और इसको कंबाइन करो। तो ऐसे केस में हम शी इज वेरी की जगह लिखेंगे सो वीक, फिर हम लिखेंगे दैट शी कैन नॉट वॉक। एक और इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न सिर्फ बल्कि भी। सेंटेंस दो आएंगे आपको, फॉर एग्जाम्पल ही कैन स्पीक फ्रेंच, ही कैन स्पीक रशियन, वो फ्रेंच बोल सकता है, वो रशियन बोल सकता है, इसे हमें कंबाइन करना है और कंबाइन करने के बाद हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही कैन स्पीक, यहां तक तो पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही उतारा, फिर हमने लगाया नॉट ओनली, नॉट ओनली, फिर हमने लिखा फ्रेंच, फिर हम लिखेंगे बट ऑल्सो रशियन, यानी कि ये वाला हिस्सा हमें रिमूव कर देना है। हमें लिखना है पहले ही कैन स्पीक नॉट ओनली फ्रेंच, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट ओनली लगाना है, यहां पर ध्यान दीजिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें नॉट ओनली लगाना है, देन ऑब्जेक्ट लिखना है, बट ऑल्सो लिखना है, देन सेकेंड सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है। इसी तरह इसमें हम करेंगे, शी इज अ डॉक्टर शी इज अ सिंगर, तो हमने लिखा शी इज, देन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नॉट ओनली लगाया, डॉक्टर, फिर सेकेंड सेंटेंस का इतना हिस्सा रिमूव कर दिया, सॉरी यहां से शी इज रिमूव कर दिया, बट ऑल्सो अ सिंगर।